हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज देखो फिजिकल केमिस्ट्री का क्या है ना कि हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो ये चैप्टर क्या है ना कि बहुत इजी चैप्टर है हमारे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ये आपको बोर्ड में क्या है ना कि 6 से 7 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन दे के जाएगा, और जो हाफ ईयरली एग्जाम होंगे आपको तो उसमें आपको लगभग 8 से 10 नंबर दे के जाएंगे। ओके, तो देखो इस चैप्टर में क्या है ना केमिकल है और काइनेटिक्स है। तो व्हाट इज मेंट बाय काइनेटिक्स एंड व्हाट इज मेंट बाय केमिकल। तो देखो इसमें कोई भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हमें उसका मिंट जानना जरूरी होता है। डन, कि चैप्टर का उसका मीनिंग क्या कहता है, और इस चैप्टर में क्या है ना कि हमें सीखना क्या है समझो। तो हमें पहले उसका ऑब्जेक्टिव जानना है और उसका हमें क्या जानना है, एम जानना है। तो व्हाट इज मींट बाय काइनेटिक्स। ओके, अब जरा इसको समझते हैं। देखो बेटा, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है ना, रेट होता है। काइनेटिक बोले तो रेट, और रेट का स्पेशली थोड़ा सा और इजी किया जाए तो स्पीड होता है। क्या होता है, स्पीड। ओके, अब देखो इस चैप्टर में स्पेशली देखो ये केमिकल्स है। तो केमिकल्स का स्पेशली मतलब है ना रिएक्टिंग स्पीसीज होता है। जैसे आपके रिएक्टेंट होते हैं ना, उसी में इसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स होंगे। तो हमें केमिकल्स का स्पीड डिटरमाइन करना, या सिंपलेस्ट भाषा में कह सकते हैं कि रेट को स्टडी करना, यानी कि रिएक्शन कितना जल्दी हो जाएगा और जल्दी नहीं होगा तो उसमें हम ऐसा क्या ऐड कर दें ताकि रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाए। डन हो गया। तो इस चैप्टर में स्पेशली क्या ना कि हम क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। यानी केमिकल स्पीसीज का हम क्या पढ़ेंगे, रेट पढ़ेंगे, या उसका हम स्पीड का स्टडी करेंगे। अंडरस्टैंड हो गया। तो ये आपका सिंपली मीनिंग हो गया, दिस इज द मेंट ऑफ काइनेटिक्स। ओके, अब देखो हमारी केमिस्ट्री की क्या ना एक फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है। थोड़ा इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखे, इसका स्टेटमेंट लिखते चले आप लोग। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, the branch of physical chemistry which deals with which deals with or study with which deals with or study with the rate of chemical reaction, the rate of chemical reaction, and and factors influence the and factors influence the rate of chemical reaction, and factors influence the rate of chemical reaction is called chemical kinetics. Okay, तो बेटा इस चैप्टर में क्या ना कि हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, और उससे रिलेटेड उसके जो फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि हम इसमें रिएक्टेंट में कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो क्या रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गया, समझो। क्लियर हो गया सभी को। तो अब देखो स्पेशली आपने स्टडी कर लिया कि हमें इस चैप्टर में क्या ना कि केमिकल इक्वेशन का या रिएक्शन का रेट स्टडी करना है, और उससे रिलेटेड उसके जो फैक्टर्स होंगे। तो हमें इस चैप्टर में क्या ना इसी को स्टडी करना है, समझो। तो आइए जरा थोड़ा इसको और बेसिक की ओर चलते हैं। तो बेसिक का कहने का मतलब क्या ना कि देखो हमारे रिएक्शन जो होते हैं स्पेशली वो 3 कैटेगरी में हो सकते हैं। कुछ रिएक्शन क्या होते हैं बेटा, फास्ट हो सकते हैं, और कुछ रिएक्शन क्या हो सकते हैं, स्लो हो सकते हैं, और कुछ रिएक्शन क्या हो सकते हैं, मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं। अंडरस्टैंड हो गया। तो इसमें सबसे पहला स्टडी किया जाएगा, तो आप लिख सकते हैं पहला फ्यू पॉइंट में, सम रिएक्शन आर वेरी फास्ट, some reaction are very fast, some reaction are very fast। देखो कुछ रिएक्शन क्या ना कि बहुत इंस्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल के तौर पे समझा जाए तो आयनिक रिएक्शन। बेटा क्या होता है, आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन क्या होते हैं ना, बहुत इंस्टेंट होते हैं। यानी इसका जो टाइम ड्यूरेशन अगर आपको देखा जाए प्रैक्टिकली, अगर इसको देखा जाए तो 10⁻⁻14 टू लेकर के 10⁻⁻2 में ही कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अंडरस्टैंड हो गया। देखो इसमें कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि बहुत इंस्टेंट होते हैं, रैपिड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या ना कि आयनिक रिएक्शन, क्या लिखोगे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, आयनिक रिएक्शन। क्या नोट करोगे, आयनिक रिएक्शन। यानी आयनिक बोला जाए तो स्पेशली क्या ना कि जैसे आपके पास एसिड बेस होता है, जैसे क्या होता है, एसिड बेस देख लो।
तो हम इससे फेमिलियर हैं। इसमें लिख सकते हो आयनिक रिएक्शन। तो आयनिक रिएक्शन में जैसे एसिड बेस जो रिएक्शन होते हैं ना, बहुत रैपिड होते हैं बेटा, बहुत फास्ट होते हैं, इंस्टेंट हो जाते हैं। तो HCl प्लस क्या हो जाएगा, NaOH हो गया। अंडरस्टैंड हो गया। तो देखो ये एसिड है और ये क्या बेटा, बेस है। तो हम लोग लोअर क्लास में पढ़ते हैं कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। अंडरस्टैंड हो गया सभी को? ओके। तो जरा इसको रिएक्शन कंप्लीट कर लीजिए। देखो रिएक्शन को कैसे तोड़ा जाता है। तो आयनिक का मतलब इसमें जनरली जो पहले लिखा जाता है वो प्लस होता है और जो बाद में लिखा जाता है वो माइनस होता है। इसको बेटा तोड़ोगे तो ये Na पर प्लस आएगा और ये OH पे माइनस आएगा। क्लियर हो गया सभी को? अब जरा देखो, तो रिएक्शन में क्या ना कि अपोजिट चार्ज से क्या ना बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? अपोजिट चार्ज से बॉन्ड बनता है। तो बेटा Na के साथ क्या निकलेगा, Cl निकलेगा। Na के साथ क्या निकलेगा, Cl निकल जाएगा। तो आप इसको क्या ना ऐसे जोड़ दो, NaCl हो गया और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। अंडरस्टैंड हो क्या? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। ओके। इसमें एक और रिएक्शन जरा कर लेते हैं। फास्ट रिएक्शन में देखो एक और कर लेते हैं। जैसे क्या ना देखो AgNO3 आप रिएक्शन कराइए। AgNO3 का रिएक्शन करा दीजिए आप बेटा NaCl से करा दीजिए। ओके। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इसको भी देखो क्या ना आयनाइज कर दो। तो इसको स्पेशली क्या ना कि जैसे ही आप इसको थोड़ा बहुत हीट दे दोगे या आप इसको क्या ना कि एक्वस फेज में डाल दोगे तो ये इंस्टेंट रिएक्शन हो जाते हैं। अंडरस्टैंड हो गया? तो जरा देखो इसमें, तो जब इसको आयनाइज कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो बेटा इस पर क्या चार्ज छोड़ेगा, प्लस। नाइट्रेट पे क्या चार्ज होगा, माइनस होगा। इस ओवरऑल पे चार्ज क्या होगा, माइनस होगा। Na पर क्या चार्ज होगा, प्लस। Cl पे क्या चार्ज होगा, माइनस। तो रिएक्शन क्या कराओगे, अपोजिट वाले से रिएक्शन टेक प्लेस कराया जाएगा। बेटा Na के साथ क्या बनेगा, NO3 जाएगा। Ag के साथ क्या चिपकेगा, Cl। तो Ag के साथ क्या चिपकेगा, AgCl चिपकेगा। तो ये हो जाएगा AgCl और बेटा ये क्या हो जाएगा, ओके। तो अब स्पेशली देखो इसमें क्या बन गया, AgCl बन गया। AgCl और इसके साथ जो अलग से बच गया है उसको बना लीजिए। तो Ag के साथ Cl बन गया, Na के साथ क्या बचता है, NO3। बेटा ये क्या बन जाएगा, NaNO3। ठीक है। तो देखो इसमें क्या ना ये AgCl जो प्रेसिपिटेट होता है, तो ये भी क्या ना कि बहुत इंस्टेंट रिएक्शन होता है, बहुत रैपिड रिएक्शन टेक प्लेस होता है। ओके। तो दीज टू एग्जाम्पल्स आर वेरी फास्ट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन का क्या ना कि हम उसका रेट स्टडी नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में रिएक्शन टेक प्लेस हो जाते हैं। तो हम इनका कहना है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसे RDS कहा जाता है। अभी मैं RDS के बारे में आपको थोड़ा आगे चल करके और अच्छे से सिखाऊंगा। तो मैं इस रिएक्शन का कहना है कि स्टडी करना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत रिएक्शन क्या ना इंस्टेंट होता है, बहुत रैपिड टेक प्लेस हो जाता है। जहाँ तक सभी को क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये आपका एग्जाम्पल था केमिकल काइनेटिक्स में सम रिएक्शन आर वेरी फास्ट रिएक्शन था। ओके। अब इसमें दूसरा देखो वैरायटी क्या आता है कि सम रिएक्शन आर वेरी स्लो। तो अगला इसमें हेडिंग को ऐड कर सकते हैं, सम रिएक्शन आर वेरी स्लो। ओके। बेटा इसमें लिख सकते हैं सम रिएक्शन आर वेरी स्लो। ओके। कुछ रिएक्शन हमारे देखो नेचर में क्या है ना कि बहुत स्लो होते हैं। ओके। कुछ हमारे नेचर में क्या है ना कि रिएक्शन बेटा क्या होते हैं, बहुत स्लो होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो क्या ना हम इससे फेमिलियर हैं, हम इससे क्या ना कि अपने आसपास से फेमिलियर बेटा। जैसे क्या ना कि रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, जैसे क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। ओके। और आपके पास जैसे कोरोजन भी होता है, तो इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन लिख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसमें सेकेंड एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेटा, कोरोजन भी लिख सकते हैं। ओके। तो कोरोजन हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। तो ये सारे क्या ना कि मॉइस्चर की प्रेजेंस में जो भी आपके सब्सटेंस होते हैं उसको क्या ना कि कोरोड कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, कोरोजन हो गया। और बेटा थर्ड एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें रेडियो एक्टिव डीके। क्या लिख सकते हैं, रेडियो एक्टिव डीके। बेटा इसमें पहला एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, सेकेंड कोरोजन, थर्ड इज रेडियो एक्टिव डीके। ओके। तो रेडियो एक्टिव डीके का मतलब क्या हो गया, स्पेशली जो भी क्या है ना कि हमारे जो फॉसल फ्यूल्स स्पेशली होते हैं जो हजार हजार साल या 500 ईयर्स अगो ये सब क्या ना कि अर्थ के नीचे दबते चले जाते हैं, उससे जो क्रूड ऑयल बनता है ना, तो ये सब भी बेटा क्या ना एग्जाम्पल क्या होते हैं, डीके के होते हैं। मतलब ये बहुत हजार हजार साल तक क्या ना रिएक्शन होते रहते हैं समझो।
तो एग्जाम्पल ऑफ डीके, एग्जाम्पल ऑफ डीके, तो ये एग्जाम्पल आएगा, रिएक्शन वेरी स्लो में आएगा। अंडरस्टैंड हो गया सभी को यहाँ तक? ओके, सम रिएक्शन आर वेरी स्लो कर लिया। अब इसमें देखो तीसरा जो वैरायटी आता है, जो तीसरा है इसमें वैरायटी आएगा, सम रिएक्शन आर मॉडरेट, सम रिएक्शन आर मॉडरेट। इसमें थर्ड पॉइंट को मेंशन किया जा सकता है, सम रिएक्शन आर मॉडरेट। मतलब क्या है ना कि ना ही ये ज़्यादा फास्ट है और ना ही ये ज़्यादा स्लो है, ये क्या है ना मॉडरेट लेवल का है। तो हम जो इसका कहना है कि आरडीएस कहना है कि मॉडरेट लेवल का ही स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंस्टेंट भी नहीं होता है और ये ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होता है। क्लियर हो गया सभी को? तो अगर मॉडरेट लेवल का रिएक्शन है तो ही इसका कहना है कि हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? तो हम जो भी स्टडी करेंगे मॉडरेट लेवल का ही स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्लो होगा ना तो कोई ऐसे मान चला इंडस्ट्रियल लेवल पे रिएक्शन होगा तो क्या ना कि वो जो इकोनॉमिकली होगा वो बहुत ज़्यादा क्या ना होगा नुकसान हो कर सकता है। क्योंकि मान चला कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो जाकर के समझो 5 साल बाद कंप्लीट होगा तो ऐसे क्या ना कि कंपनी का तो नुकसान हो जाएगा ना। तो बेटा समझ में आ गया सभी को? तो इसलिए हमें क्या स्टडी करना है, मॉडरेट लेवल का। और देखो इसमें एग्जाम्पल आपके नोटिस किया जाए, इसमें आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। तो जैसे N2O5 का डिकम्पोजिशन है बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 जरा देखो। ओके, तो ये बेटा टूटेगा N2O4 में और प्लस O2 में। क्लियर हो गया? तो ये हो गया नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। सपोज अगर इसको बैलेंस करोगे तो मैं अगर यहाँ 2 लगा दूँ और यहाँ पर क्या ना कि अगर आप 2 लगा दोगे तो 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ भी 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना है 5 2 जा 10, तो इधर 8 है और इधर 2, तो बेटा ऑक्सीजन 10 बैलेंस हो गया। तो बेटा ये एग्जाम्पल आता है आपका स्पेशली मॉडरेट लेवल में मेंशन किया जाएगा। क्लियर हो गया? देखो स्लो में क्या ना कि एक एग्जाम्पल मेरे को और अच्छे से याद आ गया, जैसे क्या ना कि स्लो में एक और आप एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हो। देखो बेटा जैसे H2 है प्लस क्या है ना O2 है और ये रूम टेम्परेचर पे अगर आप देखते हो इसको, रूम टेम्परेचर पे, तो ये क्या है ना कि वाटर तो फॉर्म करेगा ही करेगा, क्योंकि आप जनरली जानते होंगे जो वाटर का प्रोडक्शन होता है, जैसे वाटर को अगर हमें बनाना होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आप क्या है ना कि हीट कर दोगे या कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो क्या ना कि ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता तो आज हमारे लिए क्या ना कि पानी की कमी ना होता समझो, क्योंकि ये रिएक्शन क्या ना बहुत स्लो होता है। H2O2 जो होता है, अगर मैं जानता हूँ कि वाटर तो बनता ही बनता है, लेकिन क्या ना कि ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता समझो, बहुत स्लो रिएक्शन होता है। अगर आज समझो ऐसा संभव होता तो आज हर घर में क्या ना पानी बना लिया जाता। क्लियर हो गया? आज हर घर में क्या हो जाता है, हम लोग क्या ना कि इकोनॉमिकली पानी को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या ना कि बहुत स्लो रिएक्शन होता है बेटा। अंडरस्टैंड हो गया? रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वेरी स्लो रिएक्शन है। अंडरस्टैंड हो गया? तो ये आपका एक पहला टॉपिक था, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आपने क्या सीखा कि कुछ रिएक्शन बड़े फास्ट होते हैं और कुछ रिएक्शन क्या होते हैं, स्लो होते हैं, और कुछ रिएक्शन क्या है, मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो दीज आर द बेसिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो अब हम लोग देखो बेसिक के बाद क्या ना कि सम रिएक्शन आर वेरी फास्ट, स्लो हो गया, मॉडरेट हो गया। तो उसके बाद से नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। यानी कि हमारे इस चैप्टर में क्या ना कि टॉपिक को 2 ब्रॉडली कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक क्या आपको स्टडी करना है पूरे चैप्टर में, इंटायर चैप्टर बेटा रेट स्टडी करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना है। और सेकंड आपको चैप्टर में क्या स्टडी करना है, जैसे कोलिजन थ्योरी हो गया। तो कोलिजन थ्योरी क्या ना कि आगे हम लोग स्टडी करेंगे, तो पूरे इस इंटायर चैप्टर में क्या स्टडी करना है, रेट को स्टडी करना है। तो देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, ये हम वाया एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं। किससे स्टडी करेंगे, वाया एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया जाएगा, और इससे रिलेटेड जो इसके फैक्टर्स आएंगे उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि देखो रेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, रेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। और रेट को क्या ना देखो इसमें भी हम लोग 2 कैटेगरी में इसको स्टडी करेंगे। एक आएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगा और एक आएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आएगा बेटा। तो इसमें स्पेशली क्या ना, सपोज क्या ना कि देखो मैं एक एग्जांपल से थोड़ा फील कराता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई जनरल रिएक्शन A2P जाता है, मतलब ए से कहाँ जाता है, प्रोडक्ट जाता है। ओके, ए से कहाँ जाता है, प्रोडक्ट जाता है। क्लियर हो गया? तो हमें क्या ना कि इसमें देखो रेट लिखना है। अभी मान लेते हैं कि हमें रेट इसका लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। अगर देखो डेल्टा लगाते हो ना तो बेटा डेल्टा शो करता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को शो करता है।
तो मैं इसको पूरा अगर कंप्लीट लिखूं तो बेटा ये क्या शो करेगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को ये शो करेगा। अंडरस्टैंड हो गया यहां तक। अब देखो तो इसको पूरा अच्छे से लिख लीजिए, माइनस का डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो एग्जाम्पल से क्या ना कि हम रेट को बहुत आसानी से सीख जाएंगे। एग्जाम्पल से क्या है कि हम चीज़ों को बहुत आसानी से रिलेट कर ले जाएंगे। अब देखो जो रेट होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं ना, दोनों ही इक्विवेलेंट होंगे। दोनों ही क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। अंडरस्टैंड हो गया। तो अगर मुझे कहना कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्टेंट के लिए हो गया। अगर मुझे प्रोडक्ट के लिए लिखना होगा तो बेटा प्रोडक्ट के लिए भी कुछ ऐसे आएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को हमने क्या मेंशन किया है, देखो पी से मेंशन किया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी डिवाइड बाई बेटा डेल्टा टी। तो देखो दोनों ही एक्सप्रेशन मेरे को क्या दिखता है, देखो ये ब्रैकेट जो होता है ना, ये ब्रैकेट शो करता है कॉन्सेंट्रेशन को, यानी ब्रैकेट इंडिकेट फॉर कॉन्सेंट्रेशन, यानी ब्रैकेट इंडिकेट या रिप्रेजेंट फॉर कॉन्सेंट्रेशन। बोलो क्लियर हो गया। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है ना, जो इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर होता है। तो दीज आर द बेसिक ऑफ रेट, यानी कैसे हम रेट को लिखते हैं समझो। एक छोटे से एग्जांपल हमने समझा, A2 मान लो P है, तो हम रेट को क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। अगर डेल्टा लिखते हो तो डेल्टा इंडिकेट करता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को शो करता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें साइन को अभी आप छोड़ दीजिए, अभी आप पहले समझिए कि कैसे रेट को लिखा जाता है। अब देखो अगर ये समझ गए तो इससे क्या ना, इसका स्टेटमेंट बनाना देखो आसान हो गया। अगर आपने प्रैक्टिकली इसको समझ लिया तो इसका लैंग्वेज बनाना क्या हो गया, इजी हो गया। अब देखो इसको लैंग्वेज में कैसे बोला जा सकता है, या हाउ टू डिफाइन रेट, हाउ टू डिफाइन रेट, क्लियर हो गया। अब देखो रेट में क्या दिखता है कि डेल्टा मतलब चेंज को शो करता है। डेल्टा बोले तो चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और ये डब्बा जो शो करता है कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है बेटा, क्लियर हो गया। तो अब यहां से क्या ना कि देखो रेट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, रेट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो देखो ये वाला पोर्शन क्या है ना, रिएक्टेंट को शो करता है, और ये वाला पोर्शन क्या शो करता है, प्रोडक्ट को शो करता है। क्लियर हो गया अच्छे से। तो मैं इसमें देख पा रहा हूं कि टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होना, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होना ही कहलाता है रेट कहलाता है। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होना ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो इसको आप वर्डिंग में अच्छे से लिख लीजिए। इसको आप लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इसको आप लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो देखो एग्जांपल से पहले समझ लो, फिर लैंग्वेज बनाना देखो इजी हो जाएगा। ओके, तो डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, और ये मतलब क्या ना, ब्रैकेट शो करता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन को, और ये जो ए दिखता है वो रिएक्टेंट का दिखता है, पी किसका मतलब प्रोडक्ट को दिखता है। क्लियर हो गया सभी को अच्छे से। तो मैं इसमें लैंग्वेज बना सकता हूं, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ reactant, the change in concentration of reactant or product, or product, or product or, or product with respect to time, with respect to time। ओके, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, the change in concentration, the change in concentration ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा सभी को क्लियर हो गया अच्छे से। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज या फिर प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होना ही कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अंडरस्टैंड हो गया सभी को। अब देखो इसमें क्या ना कि एवरेज का क्या मतलब होता है, तो एवरेज का जो मतलब होता है ना, ये लार्ज इंटरवल में या लार्ज टाइम ऑफ इंटरवल में जो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज दिखाता है ना लार्ज इंटरवल में, तो उसको बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डेल्टा। क्लियर हो गया। अब देखो इसी को मैं अगर थोड़ा सा और जनरलाइज फॉर्म में लिख सकता हूं तो कैसे लिखा जा सकता है, तो अगर इसी को देखो क्या ना जनरलाइज फॉर्म में लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो A2 माइनस A1 लिख सकते हो, और बेटा इसको क्या लिख सकते हो T2 माइनस T1 लिखा जा सकता है, विद साइन निगेटिव लिखा जा सकता है।
क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या है ना कि आपको ये एक्सपेंशन के फॉर्म में ही करना होगा। तो देखो यही सब क्या है ना, छोटे छोटे फॉर्मूले में आपको कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बस चीज़ों को रिलेट करना सीखें। तो केमिकल काइनेटिक्स आपके लिए समझो क्लास 12th में सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक हो सकता है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से समझिए। ओके, अगर सिमिलरली कहना कि सपोज मेरे को देखो प्रोडक्ट का लिखना होगा बेटा, मेरे को क्या ना सपोज प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना होगा, तो कैसे लिखेंगे? आइए मेरे साथ जरा इसको एक्सपेंड करिए। तो डेल्टा पी डिवाइड बाय बेटा डेल्टा टी है समझो, तो इसको क्या लिख सकते हो प्रोडक्ट का P2 माइनस P1 लिखा जा सकता है, और इसको बेटा लिख सकते हो T2 माइनस T1 लिखा जा सकता है। तो आपने क्या ना कि एवरेज को लिखना सीख गए। एवरेज में क्या सिंबल यूज करते हैं? डेल्टा का सिंबल यूज करते हैं। डेल्टा क्या शो करता है? लार्ज इंटरवल को दिखाता है, जैसे मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हो गया। अंडरस्टैंड हो गया सभी को बेटा? अब जरा देखो, तो ये अपने फॉर्मूले को एक्सपेंड करना सीख गए। तो यहाँ पर देखो एक सिंबल आता है, माइनस भी तो आता है। व्हाट इज मींट बाय माइनस साइन? ये माइनस साइन आपको क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन से हमें ये सजेस्ट करता है कि रिएक्टेंट जो होता है ये टाइम के साथ क्या है ना, डिसअपियर होता है। यानी रिएक्टेंट जो होता है टाइम के साथ डिसअपियर यानी गायब होता चला जाता है, और प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या है ना, बढ़ता चला जाता है। दैट मीन्स इंक्रीज करता हुआ चला जाता है। इसलिए क्या ना कि ये साइन क्या ना कि रेट को क्या ना मेक अ पॉजिटिव बनाता है, क्योंकि रेट क्या होता है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। रेट बेटा क्या होता है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट इज स्पीड। स्पीड क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मेरे को साइन पॉजिटिव बनाने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर साइन क्या यूज करते हैं? नेगेटिव साइन यूज किया जाता है। अच्छे से क्लियर हो गया सभी को? ओके, तो इसको नोट लीजिए यहाँ तक। अब देखिए इसमें मुझे क्या ना कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को क्या ना कि और कैसे थोड़े से एग्जांपल में रिटर्न किया जाएगा। तो एक मेरा वन ऑफ द माय फेवरेट इक्वेशन में से एक है, और जरा उसको देखते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने ए लिखा समझो, ये ए स्मॉल का मतलब है कोफिशिएंट शो करता है। ओके, और सपोज क्या है ना कि हमने इसको क्या लिखा, स्मॉल बी है, और ये आपके पास रिएक्टेंट बी है। तो ये कहाँ जाएगा? सीसी में, और कहाँ जाएगा बेटा? डीडी में जाएगा। तो देखो इसमें क्या ना कि ए बी बी सी सी और डी डी समझो। हमें इसका क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या नाम दो तरह से रिटर्न कर सकते हैं। एक क्या है ना कि एवरेज रिटर्न किया जा सकता है, और सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस रिटर्न किया जा सकता है। ओके, तो आओ जरा मैं इसको देखने का या लिखने का प्रयास किया जाए। तो रिएक्टेंट वाले में क्या ना कि साइन लगाओगे नेगेटिव के साथ, और प्रोडक्ट वाले में लगाया जाएगा साइन पॉजिटिव के साथ, और जो भी कोफिशिएंट होंगे वो क्या आ जाएंगे बेटा? डिवाइड में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? डिवाइड में। तो जरा देखो इसको कैसे लिखोगे, तो -1/a, और ये हो जाएगा डेल्टा ए डिवाइड बाई बेटा डेल्टा टी। और ये सारे जो रेट होते हैं वो सारे रेट क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। क्योंकि रिएक्टेंट क्या ना कि जिस टाइम पे डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट उस टाइम पे क्या ना उसका फॉर्मेशन होता है। समझ में आया सभी को? तो जैसे मान लो कि रिएक्टेंट क्या ना 5 डिक्रीज किया होगा, तो प्रोडक्ट क्या ना 5 बना होगा। तो इसीलिए जो भी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, इन सबका रेट क्या होगा? आपस में इक्विवेलेंट होगा। और इसी पे क्या ना कि आपको ठीक ठाक क्या ना न्यूमेरिकल भी बनते हैं। क्लियर हो गया सभी को? देखो मुझे इसका क्या लिखना है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो अब इसको कैसे लिखोगे? माइनस का 1/b, और ये बेटा हो जाएगा डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्लियर हो गया? अब क्या देखो, रिएक्टेंट को आपने लिख लिया अच्छे से। अब की किसकी बारी आएगी? प्रोडक्ट की बारी आएगी। तो बेटा प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हो? 1/c विद साइन पॉजिटिव, विद साइन पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी, और ये हो जाएगा 1/d डेल्टा डी डिवाइड बाई डेल्टा टी। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? तो ये देखो क्या ना कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया है। ओके, अब देखो इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन छिपा हुआ है, क्योंकि पेपर में क्या ना कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ऐसे बोल के नहीं देते हैं कि मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हूँ, आइए मुझे सॉल्व करिए। इसके कुछ वर्डिंग भी आते हैं, उन वर्डिंग को हमें अच्छे से जानने का प्रयास करना है। देखो रिएक्टेंट का जो केमिस्ट्री में लैंग्वेज यूज किया जाता है, देखो ये आपके पास रिएक्टेंट का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, ये आपका रिएक्शन का यानी रिएक्टेंट का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। तो हम इसको बोल सकते हैं रेट, एवरेज रेट ऑफ, या इसको इसमें इतना यूज कर लेते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंसेस, डिसअपियरेंसेस। ओके, क्योंकि पेपर में क्या ना कि ये वर्डिंग यूज करता है। तो आप क्या ना कि जब ये वर्डिंग नहीं जानोगे
तो समझते हुए भी क्या ना क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंसेस, देखो इसमें वर्ड छिपा है डिसअपियरेंसेस, तो डिसअपियरेंसेस का मतलब क्या ना गायब होना। रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या है धीरे धीरे डिक्रीज होता है, मतलब गायब होता चला जाता है बेटा। सभी को समझ में आया। अब देखो तो ऐसे ही प्रोडक्ट को क्या बोलोगे, रेट ऑफ अपीयरेंसेस, क्या बोलोगे, रेट ऑफ अपीयरेंसेस बोला जाएगा। क्लियर हो गया। यानी ये समय के साथ क्या दिखता है, अपीयर होता है, मतलब हमें प्रतीत होता दिखाई देगा, बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ अपीयरेंसेस। ओके, रेट ऑफ अपीयरेंसेस। या इसी को देखो क्या ना कि अनदर लैंग्वेज में क्या ना कि रेट ऑफ फॉर्मेशन भी यूज किया जा सकता है। इसको बेटा क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन भी यूज किया जा सकता है। ओके, तो ये भी आपको क्या ना प्रश्न में ऐसे वर्डिंग भी लैंग्वेज देकर के क्या ना कि न्यूमेरिकल वगैरह पुटअप किया जाता है। तो बेटा इसमें क्या ना क्या आपने सीखा, रिएक्टेंट वाले को डिसअपियरेंसेस बोलते हैं, प्रोडक्ट वाले को क्या बोलते हैं, अपीयरेंसेस बोलते हैं। और क्या है ना कि जो भी रिएक्टेंट होंगे उनका साइन क्या होगा, माइनस के साथ होगा, क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज को दिखाता है। इसलिए क्या ना कि हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए साइन माइनस को यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। और इसमें एक खास बात और नोटिस करने वाला है, जो रिएक्टेंट होंगे यानी उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या आएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। तो पूरी तरह से यहां तक सभी को क्लियर हो गया, तो इसको नोट डाउन कर ले। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो मैं इस पे कुछ एग्जाम्पल क्या है ना कि थोड़ा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा देता हूँ, कैसे आप उसको इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हो। ओके, आइए जरा देखिए। देखो मुझे इसका कहना कि अभी प्रॉब्लम से जाने से पहले कहना कि मुझे सपोज इसका इंस्टेंटेनियस लिखना है बेटा। क्या लिखना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो पहले आप इसको थोड़ा सा सीख लीजिए, फिर कहना कि आगे और चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। ओके, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मेरे को लिखना है। ओके, अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होना है कि विद इन समझो कि टाइम पर, मतलब एट द टाइम पर मुझे निकालना है, एट द टाइम टी या एट द समझो कि मोमेंट पे निकालना है। तो हम वर्ड यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को यूज करेंगे। और इसको क्या ना कि हम डिफ्रेंसिएशन के टर्म में लिखेंगे, जहां आपको क्या कहते हैं, पहले लिख के दिखाते देखो, -1/a। और ये बेटा इसको क्या ना कि डेल्टा की जगह पे क्या लिखोगे, डी ए। क्या लिखोगे, डी ए डिवाइड बाई डी टी लिखोगे। तो दिस इज द डिफ्रेंसिएशन टर्म, दिस इज द डिफ्रेंसिएशन टर्म, डी ए डिवाइड बाई डी टी। अब इसको कैसे लिख सकते हो, -1/b डी बी डिवाइड बाई बेटा क्या लिख सकते हो, डी टी। और इसको क्या लिख सकते हो, 1/c डी सी डिवाइड बाई बेटा डी टी लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो, 1/d डी डी। ओके, और ये क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस में क्या ना कि डी बाई डी टी का यूज करोगे। ओके, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस हो गया, एट द टाइम टी, एट द विद इन अ मोमेंट टाइम पे निकालना होगा मेरे को, तो हम टर्म यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस यूज करते हैं। अंडरस्टैंड हो गया। अब जैसे मान लो कि छोटा सा तुम्हें मैं मान लो कि देखो एनसीईआरटी में क्या ना इसको आर से पी देता है, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट देता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, मुझे इसका एवरेज लिखना है और इंस्टेंटेनियस लिखना है। तो आइए मेरे साथ इसको कर लीजिए अच्छे से। आर से पी का मुझे क्या लिखना है, एवरेज लिखना है और इंस्टेंटेनियस लिखना है। यूनिट ऑफ रेट, ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन दिख गया, ये आपके पास टाइम दिख गया। तो कॉन्सेंट्रेशन का बेटा यूनिट क्या हो गया, तो रेट का जो यूनिट आ जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है बेटा, मोल पर लीटर। और नीचे क्या दिखता है, ये टाइम दिखता है। अब इसको टेम्परेचर मत पढ़ देना बेटा, ये टाइम है। क्या ना, टाइम का मतलब यूनिट होता है सेकंड होता है। तो यहाँ पर क्या ना, लीटर के बगल में क्या मल्टीप्लाइड कर दोगे, सेकंड मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यूनिट ऑफ रेट आ गया मोल पर लीटर। या इसी को थोड़ा और अच्छे से मॉडिफाई कर लोगे तो जो बुक वगैरह में दिया जाता है इसको क्या दे देगा, लीटर इनवर्स। और ये बेटा क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो पेपर में क्या ना ऐसे भी आपको ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट,
तो यूनिट ऑफ रेट का क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आइए इसमें क्या ना है कि एक न्यूमेरिकल से और समझते हैं। ओके, एक न्यूमेरिकल इस पे करते हैं। तो देखो आपके सामने एक प्रॉब्लम है, या इस पे देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं। जितना आप लोगों ने भी सीखा है, जितना आप लोगों ने सीखा है ना, उस पे देखो एक छोटा सा ये न्यूमेरिकल दिया गया है। ये सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन है, तो आप ये अलग से मेंशन कर सकते हैं। ये सीबीएसई 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो क्या ना कि बेसिक वाले से कैसे क्वेश्चन पिक किया गया था, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, देखो यहाँ पर एक टर्म आता है बेटा एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री का मतलब ये होता है कि जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन टेक प्लेस हो जाते हैं। तो मिनट लिख सकते हैं, एलिमेंट्री मतलब रिएक्शन इज कंप्लीट इन वन स्टेप। रिएक्शन इज कंप्लीट इन वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, तो देखो इस चैप्टर में क्या ना कि एलिमेंट्री भी कहीं आएगा, कहीं कॉम्प्लेक्स भी आएगा। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि रिएक्शन अकर इन मोर देन वन स्टेप, तो ऐसे वाले को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला जाता है। नाम ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब जटिल है उसमें नाम है। खैर एनीवे उस पर अभी आएगा तो डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल देखो क्वेश्चन को रीड करते अच्छे से। देखो इसमें पूछा गया है कि द रेट ऑफ अपीयरेंसेस, द रेट ऑफ अपीयरेंसेस ऑफ सी एट टाइम टी इज इतना। देखो दिया गया है बेटा, इतना दिया गया ना। अब आपके पास देखो क्वेश्चन में निकालना है, उसी टाइम पर कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंसेस ऑफ ए कैलकुलेट करना है बेटा। बोलो क्लियर हो गया सभी को। तो अब देखो क्या ना कि मेरे को पहले निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले क्या ना कि इसको अच्छे से लिख लो। पहले आप क्या है ना कि इस इक्वेशन को नोट कर लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन देखो कैसे लिखते हैं। तो देखो रिएक्टेंट आएगा बेटा, तो रिएक्टेंट को क्या लिख सकते हो, रिएक्टेंट को लिखा जा सकता है विथ साइन नेगेटिव, -1/2 डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी लिख सकते हो। अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो बी जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उसको कैसे लिख सकते हो, माइनस का डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब देखो प्रोडक्ट में क्या है ना बेटा, 1/3 सी है। क्या है, 1/3 सी है। तो इसको लिख सकते हो डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो देखो इसको पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन ही तो बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेट ऑफ रिएक्शन ही तो बोलते हैं। अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन को दिया क्या गया है, हमें सी वाले का क्या ना, देखो ये अपीयरेंसेस दिया गया है, तो इसको बॉक्स बना के जरा समझ लो। तो मेरे को क्या ना कि रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी दिया गया क्वेश्चन में। क्लियर हो गया। तो पहले आपको निकालना क्या है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो ये सारे रेट ऑफ रिएक्शन ही तो हैं, ये सारे क्या हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ही तो हैं। तो देखो सी वाला दिया गया है, और सी को क्या ना कि आप ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा गया है, 1/3 डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब देखो इसकी वैल्यू दिया गया, ये अपीयरेंसेस ही तो है बेटा। प्रोडक्ट वाले को मैंने अभी बताया था अपने पिछले वाले स्लाइड में कि जो प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, अपीयरेंसेस बोला जाता है। तो देखो इसकी वैल्यू दिया गया है, इसकी वैल्यू दिया गया है। तो इसकी वैल्यू कितना दिया गया है, 1.3। ये वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 1/3 हो जाएगा, और ये 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और जो भी आंसर आएगा बेटा, आंसर आएगा इसमें मोल लीटर इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट देखो तुम्हारे पास क्या ना, ये कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंसेस ऑफ ए। मेरे को बेटा ये कैलकुलेट करना है। तो देखो डिसअपीयरेंसेस कहाँ दिखता है, ये दिखता है, क्या दिखता है, ये दिखता है। ओके, क्लियर हो गया। तो जरा इसको समझो अच्छे से, कैसे निकालोगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंसेस ऑफ ए। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो मैं इधर कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ कर लिया जाए, इधर कर लिया जाए। देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंसेस ए निकालना है। ओके, डिसअपीयरेंसेस क्या दिखता है, ये दिखता है बेटा, इसको पकड़ो अच्छे से। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी हो गया। ओके, अब देखो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये सारे के इक्विवेलेंट है, इसके भी इक्विवेलेंट है। तो मेरे वाले देखो आपका जो वैल्यू दिया गया है, इसकी वैल्यू दिया नहीं गया है, इसकी वैल्यू दिया गया है। तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू पकड़ो और ये वैल्यू को पकड़ो, इनको आपस में इक्वेट कर दोगे। ये न्यूमेरिकल का अप्रोच होता है बेटा, क्या होता है, अप्रोच होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, और ये हो जाएगा डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी हो जाएगा। देखो मेरे को ये निकालना है, क्या निकालना है मेरे को, ये निकालना है।
तो क्या लिख सकते हो, डेल्टा ए, और ये बेटा हो जाएगा डेल्टा टी, और ये क्या लिख सकते हो, दो को उधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा 2/3 डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। और देखो डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी की वैल्यू क्या दिया गया है, 1.3 दिया गया है। तो ये वैल्यू क्या है ना, कुछ ऐसे रख लो, 2/3 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴, और जो भी यूनिट आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, देखो इसमें एक और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो कुछ ऐसे दिया गया है, गैसियस रिएक्शन, ठीक है, ये गैस फेज में रिएक्शन दिया गया है, और इसको जरा एक बार मेरे साथ साथ एड कर लो। तो 2A और ये 4B और ये C दिया गया है, इज कैरीड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल। तो ये सब क्या ना, क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं यहाँ पर है, ये क्लोज बर्तन में कराया जा रहा है, इसका कोई न्यूमेरिकल से लेन देन नहीं है, हमें जो लेन देन है उसको पढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू इंक्रीजेज बाई 5 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। यानी बी वाले का जो देखो बी ये हमारे पास है, तो इसका जो है देखो इंक्रीज, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गया कितना, 5 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। कितने सेकंड में, 10 सेकंड निकल गया। अंडरस्टैंड हो गया। तो हमारा इन्फॉर्मेशन क्या ना, ये दिया गया है, इसी को आप अंडरलाइन कर दीजिए, यही हमारा क्वेश्चन का क्या है, टारगेट दिया गया, तो इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है बेटा, क्वेश्चन में निकालना है कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंसेस ऑफ बी निकालना है। तो देखो इसमें करने का जो तरीका है ना, पहले आप इसका क्या ना, आंख मूंद करके पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पहले आप क्या कर लोगे, आप बेहिजक क्या ना कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। तो इसका जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो देखो कुछ ऐसे आएगा, ये देखो आएगा माइनस का 1/2 डेल्टा ए, और ये क्या आ जाएगा डेल्टा टी, और प्रोडक्ट का जब लिखोगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा, और ये आ जाएगा डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी, और इसका क्या लिखोगे डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्लियर हो गया। अब देखो मेरे को निकालना क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंसेस बी। देखो अपीयरेंसेस कहाँ पर है बेटा, ये है ना, क्लियर हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंसेस बी। तो इसमें देखो पहले क्या ना कि तुम इसका रेट तो निकाल लो, पहले रेट तो निकाल लो अच्छे से। तो अब जरा देखो कैसे निकालोगे, बी वाले का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, बी वाले का कॉन्सेंट्रेशन बेटा दिया गया है, कितना दिया गया है 5 इंटू 10⁻³ दिया गया है। तो अब कितने टाइम में दिया गया है, 10 सेकेंड में दिया गया है, 10 ये हो जाएगा। और इस वाले का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 4 है ना, तो स्पेशली क्या कर दोगे इसका 1/4 कर दोगे। अब इसको क्या ना कि आप सॉल्व कर लेना अच्छे से, ये हो जाएगा 5, और ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर बेटा क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और नीचे 4 हो जाएगा, और ये जो भी यूनिट आएगा मोल लीटर इनवर्स, और ये सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसको अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 0 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 5 10⁻⁻⁴, और ये आ गया आपके पास मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अंडरस्टैंड हो गया। अगला देखो निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या निकालना है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसी एक को उठा लो समझो, तो ये आपके पास जो दिखता है 1/4 डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो आप किसी एक को कंपेयर कर लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो देखो मैं निकालता हूँ रेट ऑफ डिसअपियरेंसेस ए निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंसेस ए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। तो देखो मेरे को बेटा ये निकालना है, समझो क्या निकालना है, ये निकालना है। तो अब क्या कर सकते हो, इसमें 1/2 हो जाएगा, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, देखो जिसकी वैल्यू दिया जाता है या जिसको निकालना है समझो, तो इसको हमने निकाल लिया है और ये हमें निकालना है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे। क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेट कर दोगे। तो डेल्टा ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा, ये डेल्टा टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4, और ये बेटा हो जाएगा डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी हो जाएगा। तो तुमने इसकी वैल्यू निकाल लिए हो, या थोड़ा इसको रुक जाओ अभी और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 को आप उधर भेज दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, और ये बेटा डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसको क्या कर दो 1/2 कर लो, तो ये 1/2, और इसकी वैल्यू आप पहले से देखो क्या ना ये दिया गया है, इसकी वैल्यू यहाँ से पिक कर लो। ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ और नीचे कितना दिया गया, इसका 10 दिया गया है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा कुछ ऐसे 2.5, और ये 10 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4,
और बेटा यूनिट आ जाएगा मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये आपके पास देखो क्या ना बोर्ड में 2 मार्क्स में 2.5 मार्क्स में क्या ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पास ऐसे समझो, तो इसमें करने का जो शानदार तरीका है कि आप पहले क्या ना कि रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। तो पेपर में क्या ना कि आपका स्टेप मार्किंग भी होता है। तो ये मान चला रेट नहीं कर पाते हो, ये तो लिखना आसान है ना, ये लिखना क्या है, आसान है। तो ये लिख लोगे तो भी आप 1 नंबर पा जाओगे, समझो। क्लियर हो गया? ठीक है।